दोस्तों ये स्टोरी का 54 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। स्टीफन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर से झूठ। रुद्र ने कहा, तुम एलेक्स के पीछे क्यों पड़े हो? स्टीफन ने पूछा। कई साल हो गए थे जब किसी ने उसके फादर का नाम लिया था। मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जिस पर तुम्हारे पापा एलेक्स का बहुत बड़ा कर्ज है, रुद्र ने कहा। स्टीफन ने भौचक्का होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 12 साल पहले एलेक्स ने एक मासूम फैमिली को बेरहमी से मार डाला था और 7 साल के एक मासूम लड़के की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अब 12 साल बाद लड़का यहाँ उस कर्ज को चुकाने के लिए आया है। बेक प्लान। चार्ल्स बेक के दादाजी चार्ल्स बेक ने आग लगाई थी, लेकिन बाद में चार्ल्स ने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और कनेक्शन के लिए इसे अमेरिका में शिफ्ट कर दिया। मुंबई में रहने के समय बेक प्लान ने अपने हाथों को हजारों निर्दोष लोगों के खून से रंगा था। चार्ल्स बेक एक हार्टलेस आदमी था, लेकिन उसने भी ज्यादा हार्टलेस उसका राइट हैंड एलेक्स एलेक्स चार्ल्स के बाद बेक ऑथराइजेशन के दूसरे बॉस की तरह था और एलेक्स ने चार्ल्स की पीठ पीछे कई गंदी हरकतें की और चार्ल्स की मिस्ट्रेस के साथ रिश्ता बनाना उसमें से एक था। गो बैक। जब ऑर्गेनाइजेशन में मुंबई में था तो एलेक्स के बारे में कबीर के पापा को एक बहुत ही गंदा और घिनौना सच पता लगा था और यह पता चलने के बाद एलेक्स ने कबीर के पूरे फैमिली को मार डाला था। कबीर को छोड़कर बेक ऑर्गेनाइजेशन। कई साल पहले जब रुद्र ने कबीर को ढूंढा था और सुना कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसने तुरंत किसी को पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, जैसा कि कई साल पहले यह सब हुआ था। उस टाइम पूरी रिपोर्ट पाने के लिए रुद्र को लगभग 1 साल तक इंतजार करना पड़ा और जब तक उसे पता चला कि बेक ऑर्गेनाइजेशन इस मर्डर के मामले में शामिल थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेक पहले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था और एलेक्स का कहीं भी कोई पता नहीं था। हालांकि उस टाइम रुद्र के पास कोई नीड नहीं था, फिर भी वह कोशिश करता रहा और कोशिश करता रहा और फिर एक उसे एलेक्स के बेटे के बारे में कुछ खबर मिली। क्योंकि चार्ल्स बेक की अपनी फैमिली थी इसलिए वह अपना पूरा टाइम अपने मिस्ट्रेस के साथ नहीं बिता सकता था, इसलिए जब भी वह आसपास नहीं होता था तो वह एलेक्स को अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहने के लिए कहता था। लगभग पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद एलेक्स और चार्ल्स की मिस्ट्रेस के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी। उसके बाद उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी शुरू कर दिया और इस तरह स्टीफन बेक इस दुनिया में आया था। अपनी मिस्ट्रेस की मौत के बाद चार्ल्स बेक ने स्टीफन को अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसे लगा था कि वह उसका बेटा है और स्टीफन की मां की मौत के बाद एलेक्स भी कहीं गायब हो गया। लेकिन रुद्र के सोर्स में से उसे पता चला कि स्टीफन और उसके पापा काफी टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और चार्ल्स बेक के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अपने नाजायज बेटे के लिए चार्ल्स के ब्लाइंड ट्रस्ट और लव स्टीफन और उसके पापा के लिए यह सब और भी आसान बना दिया। कई सालों तक कोशिश करने के बाद रुद्र को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एलेक्स अमेरिका में है। रुद्र कुणाल अंगद की मदद लेकर वहां पर जाकर सीधे उस पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन जब उसने बेक इंटरप्राइज के यहाँ पर आने के बारे में सुना तो उसने थोड़ी देर और वेट करने का फैसला किया। जब वह स्टीफन की मदद से आसानी से एलेक्स को पकड़ सकता है तो वह क्यों अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए परेशान करे। और जब लियोनार्डो बेक उसकी तलाश में आया तो यह सब उसके लिए और आसान हो गया। और रुद्र ने एक्चुअली लियो की मदद की ताकि वह स्टीफन को अपने झांसे में ले सके और उससे एलेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अगर लोग यह सब सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यह सब अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट करना है। 12 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में हर कोई भूल गया था, लेकिन रुद्र यह जानता था कि कबीर अभी भी वह सब नहीं भूला था। हालांकि कबीर ने कभी भी उसके सामने इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन रुद्र जानता था कि कितनी बुरी तरह से उन लोगों को वह सजा देना चाहता है जिन्होंने बेरहमी से उसकी दुनिया को उजाड़ दिया था। रुद्र कबीर के लिए एलेक्स को पकड़ना चाहता था और वह उसे कबीर को सौंपना चाहता था ताकि कबीर उसके साथ जो चाहे वह कर सके। वह कहाँ है? रुद्र ने पूछा। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने आगे कहा, तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वह कहाँ है तो मैं उस लड़के को फिर से बुलाऊंगा और तुम्हारे साथ इस रूम में अकेले छोड़ दूंगा ताकि वह तुम्हारे पूरी बॉडी में अपनी मनपसंद
पेंटिंग बना सके। यह सुनकर स्टीफन ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, नहीं नहीं, वह नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कहाँ है, मैं बताता हूँ। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और स्टीफन को इन्फॉर्मेशन देने का इशारा किया। वह कैलिफोर्निया में है, मैं तुम्हारे लिए उसका पूरा एड्रेस दे सकता हूँ, स्टीफन ने कहा। उसके बाद रजत ने स्टीफन को एक पेन और पेपर दिया जिससे वह एड्रेस लिख सके। स्टीफन की तरफ देखकर रुद्र ने कहा, अगर यह इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मुझे हार्टलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। बाहर एक टीम लो और जितनी जल्दी हो सके एलेक्स को यहाँ लाओ, रुद्र ने कहा। ठीक है बॉस, मैं अभी चलता हूँ, रजत ने कहा। हम रॉकी को अपने साथ ले जाओ और एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। उसे बेहोश करो या उसे किसी तरह की दवा खिलाओ और उसे यहाँ ले आओ, रुद्र ने कहा। ठीक है बॉस। वेटिंग रूम के अंदर जब रुद्र वेटिंग रूम के अंदर आया तो उसने देखा सार्थक और सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, रुद्र ने पूछा। क्या हमें तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए, सार्थक ने कहा। हाँ रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सिद्धार्थ ने पूछा। यहाँ मेरा कुछ अधूरा काम था, रुद्र ने कहा। तो तुम हमें नहीं बताओगे, सार्थक ने पूछा। बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। चलो सार्थक, हम दोनों बेबी शॉपिंग के लिए चलते हैं, रुद्र ने कहा। वह बहुत लंबे टाइम से अपने होने वाली बेटी के लिए चीजें खरीदना चाहता था लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। अब जब सब कुछ ठीक है और लगभग स्टेबल है तो वह अपनी होने वाली बेटी के लिए शॉपिंग कर सकता था। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, सार्थक ने कहा। फिर मैं अकेला ही जाऊंगा, रुद्र ने कहा। तुम बलराज के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्र हंसने लगा और कहा, वेल, दादाजी उसे बीच समुद्र में फेंकना चाहते हैं। अभी जिंदा है क्या, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सार्थक ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, वह पहले ही बलराज को अपने साथ ले गए हैं, रुद्र ने कहा। वहीं दूसरी तरफ बलराज को उसकी सीट बेल्ट खोलने में हेल्प करते हुए दादाजी ने कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरी बहन और इतने सारे लोगों के साथ जो किया उसके बाद मैं तुमसे नफरत करता हूँ। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए दादाजी ने आगे कहा, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं यह मेरी गलती थी कि मैं अमिता के साथ सब कुछ क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, कम से कम अब। और नहीं, मैं कैसे तुम जैसे इंसान के साथ मेरा लव ऑफ लाइफ को शादी करने दे सकता था। बलराज चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सर, हम वहाँ हैं, पायलट ने कहा। बलराज की आंखों में देखते हुए दादाजी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम अपने अगले जन्म में बिल्कुल नहीं मिलेंगे और तुम अभी यहाँ से सीधे नर्क में जाओगे। इतना कहकर उसे अपने आदमियों को उसे हेलीकॉप्टर से गहरे नीले समुद्र में फेंकने का इशारा किया और जब उसकी बात मानकर उसके आदमियों ने बलराज को हेलीकॉप्टर से नीचे धकेलते हुए बलराज के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। जैसे ही उसके बॉडी ने समंदर के नीले ठंडे पानी को टच किया, वह धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगा और क्योंकि बलराज की पूरी बॉडी बंधी हुई थी इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जब खारा पानी उसके मुंह और नाक में घुस गया तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे उसे बेहोशी महसूस हुई और धीरे धीरे गहरे समुद्र में वह डूबता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। हमेशा के लिए। रजत, तुम्हारी फ्लाइट है, रुद्र ने पूछा। शाम को, सर, रजत ने कहा। अच्छा, तो फिर तुम बेबी शॉपिंग के लिए मेरे साथ जा रहे हो, रुद्र ने उठने से पहले कहा। अरे, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, सार्थक ने कहा। अपने सूट को ठीक करते हुए रुद्र ने कहा, बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे बेबी के लिए शॉपिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम मतलबी हो गए हो, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ मेरे दोस्त। इतना कहकर वह रजत के साथ वहां से बाहर निकल गया। बेबी स्टोर। सारे स्टाफ इधर उधर भाग रहे थे जब पावरफुल रुद्र सिंघानिया उनके स्टोर के अंदर एंटर हुआ। स्टोर का मैनेजर तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, एटलीस्ट उसको ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, इट्स आ प्लीज यू हैव यू हियर। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं वह सब कुछ खरीदना चाहता हूँ जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। अरे जरूरत सर, तो आपको किसके लिए लेना है, गर्ल या बॉय, मैनेजर ने पूछा। अपने स्ट्रेट चेहरे के साथ रुद्र ने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि यह एक लड़की है, मैनेजर।
रजत बॉस, मुझे लगता है हमारे लिटिल बेबी के आने के बाद हमें शॉपिंग करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप यह सोचकर सब कुछ खरीदते हैं कि यह एक लड़की है और अगर फिर बाद में एक लड़का हुआ तो क्या होगा? रजत ने कहा। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या तुम यह चाहते हो कि मेरा एक लड़का हो? कुछ भी हो सकता है बॉस, रजत ने कहा। नहीं, मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे वह सब कुछ दिखाओ जिसकी एक बच्ची को जरूरत होगी, रुद्र ने कहा। स्टोर मैनेजर ने अपना सिर हिलाया। रुद्र को लेकर पूरा स्टोर घुमाने लगा। सॉफ्ट टॉय सेक्शन की ओर इशारा करते हुए रुद्र ने कहा, इन सबको पैक कर लो। यह सुनते ही मैनेजर की आंखें चौंधिया गई। उस सेक्शन में 50 से ज्यादा सॉफ्ट टॉयज थे। मिस्टर सिंघानिया, सब कुछ? स्टोर मैनेजर ने पूछा। रुद्र ने भौहें चढ़ाई और कहा, डोंट मेक मी रिपीट। मैनेजर डर के मारे कांप उठा और जल्दी से अपने स्टाफ को उन्हें पैक करने का इशारा किया। रुद्र ने वह सब कुछ खरीदा जो एक न्यू बोर्न बेबी को चाहिए होता। एक बेबी मॉनिटर, डायपर, चेंजिंग टेबल क्लॉथ, डायपर, अनसेटेड बेबी वाइप्स का एक पूरा कार्टन, एक बेबी बाथ टब, हुडेड बेबी टॉवेल और कई और चीज। रुद्र ने बेबी प्रोडक्ट अंबिका या फिर कोई और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लेने का डिसीजन लिया। उसे यह कंफर्म करना था कि बेबी प्रोडक्ट किसी भी तरह बेबी को कोई हार्म ना पहुंचाए। स्टोर से लगभग सब कुछ खरीदने के बाद रुद्र ने आखिरकार अपनी बेटी के लिए कुछ बहुत ही प्यारे कुछ गर्ल ड्रेस देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने रेट पर लटके एक प्यारी सी ड्रेस देखी। बस सब कुछ यूज करने के बाद उसने कुछ ड्रेस भी ली और सोचने लगा कि उसकी बेटी इसमें कितनी प्यारी लगेगी। और फिर उसमें एक कुछ लड़कों के कपड़े भी लिए और उसका एक लड़का हुआ। यह सोचकर सब कुछ होने के बाद रुद्र ने अपना ब्लैक कार्ड निकालते हुए मैनेजर को दे दिया और कहा, मेक श्योर यू पैक केयरफुली। मैनेजर ने जोर से सिर हिलाया और चला गया। रजत ने आधा खाली स्टोर देखकर आंख भरी। उसका बॉस सच में अपने बच्चे की खरीदारी को लेकर हद पार कर गया था। सिंघानिया मेंशन। आराध्या सोफे पर बैठकर और खाने में बिजी थी कि तभी सिक्योरिटी गार्ड से अपने हाथों में बड़े बैग लाने लगे। यह सब क्या है? आराध्या ने पूछा। यह सब बॉस ने शॉपिंग किया है। तभी रुद्र रूम के अंदर आया और कहा, इसे वहीं रख दो। गार्ड ने सब कुछ रखा और चले गए। जब आराध्या ने फर्श पर बेशुमार शॉपिंग बैग देखे तो उसकी सांस फूल गई। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र उसके पास बैठ गया और बोला, मैं आज बेबी शॉपिंग के लिए गया था। आराध्या ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, आप इसे शॉपिंग कहते हैं? ऐसा लगता है जैसे आपने पूरा स्टोर खरीद लिया। उसने बैग को देखते हुए कहा, अरे आपने इतने कपड़े क्यों खरीदे? आराध्या ने बैग से एक प्यारा गुलाबी फ्रॉक निकालते हुए कहा। और रुद्र ने अपना सिर खुजलाया और कहा, वह सभी बहुत प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। मुझे मत बताओ कि और भी है? आराध्या ने पूछा। और जब रुद्र ने अपना सिर हिलाया तो आराध्या ने एक और बैग पकड़ लिया। उसने कपड़े भरे हुए देखकर उसने एक गहरी सांस ली और एक और बैग लेते हुए आराध्या ने रुद्र के बांह पर थप्पड़ मारा और कहा, क्या आप पागल हो? आपने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? क्या आपको नहीं पता कि बच्चे कितनी जल्दी बढ़ते हैं और आपने सिर्फ लड़की के लिए इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे? फिर हमारा एक लड़का हुआ तो क्या होगा? मैंने एक बॉय के लिए भी खरीदा है। रुद्र ने बैग में से कपड़े को ढूंढते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने पालना नहीं खरीदा। आराध्या ने केयरफुली कपड़े तह करते हुए कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। गुड, क्योंकि पापा ने पहले से ही पालना ऑर्डर करा है, आराध्या ने कहा। फिर बैगों के फूल को देखकर आराध्या ने कहा, यह सब कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यह रुद्र सिंघानिया का बेबी है। वह हमारा बेबी यह सब कुछ डिजर्व करता है। यह डिजर्व करता है या कुछ ऐसा नहीं है, रुद्र ने कहा। अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझो। मुझे यकीन है कि हमारे बेबी को आप बहुत ज्यादा बिगाड़ने वाले हो, रुद्र ने कहा। हाँ बिल्कुल, हमारा बेबी का हक है इन सब पर। इतना कहकर उसने आराध्या के होठों पर किस कर लिया। बेक मेंशन, तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? चार्ल्स बेक चिल्लाया। मैंने उसे मार डाला। सीरियसली डैड, क्या आप न्यूज फॉलो नहीं करते? आपके सबसे प्यारे बेटे ने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाने के बाद सुसाइड कर लिया और अपने असिस्टेंट का भी रेप किया, लियो ने कहा। स्टीफन ऐसा कभी नहीं कर सकता, चार्ल्स बेक ने कहा।
लियो हंसा और बोला, अरे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा किया है। मुझे पता है कि तुमने कुछ किया है, चार्ल्स बेक चिल्लाया। लियो मुस्कुराया और पूछा, अगर मैंने किया भी तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्या अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है? तुम्हारा प्यारा बेटा है, वैसे भी मर गया। तभी उसकी माँ अपना सामान लेकर नीचे आई। अपने माँ के हाथ से सामान लेते हुए लियो ने कहा, आप हमेशा टीना और मुझसे ज्यादा अपने नाजायज बेटे से प्यार करते थे और उसकी परवाह करते थे, और आपने अपनी प्रॉपर्टी भी अपने नाजायज बेटे को दे दी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। आपने हमेशा मेरी और मेरी बहन के साथ नाइंसाफी की है, फिर भी मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था एक दिन जरूर आएगा जब मुझे वापस फाइट करने का मौका मिलेगा और मुझे वह सब वापस मिलेगा जिस पर मेरा हक है। और देखिए, आज वह दिन आ गया। आई विल सी यू इन इंडिया, सर। बोर्ड मीटिंग मिस्टर बेक, इतना कहकर वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। सेफ जोन पर रहने के लिए लियो अपने इंडिया में एक बोर्ड मीटिंग को अरेंजमेंट किया था। सीओ की अचानक मौत की न्यूज ने पूरे बेक एम्पायर में खलबली मचा दी थी। स्टार्टिंग से ही बोर्ड के मेंबर हमेशा लियो को सीईओ पोजीशन के लिए कैपेबल मानते हैं। अगर चार्ल्स बेक की जिद और पावर नहीं होती तो स्टीफन को बेक इंटरप्राइजेज को बनाने का अवसर कभी नहीं मिलता। अब जब स्टीफन मर चुका था, लियो के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था और चार्ल्स बेक भी उसे सीईओ बनाने से नहीं रोक सका। सीईओ का पोजीशन लेने के बाद लियो अब हेडक्वार्टर को इंडिया में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया और इंडिया में स्टेबल होने का डिसीजन लिया। अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया, क्योंकि लियो अपने पापा के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। सिंघानिया पैलेस। सुबह सुबह अचानक रजत के कॉल आने पर रुद्र की नींद खुल गई। सर, हमने उसे ढूंढ लिया, रजत ने कहा। और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, मैं तुम सबका वेट करूंगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर वह अपनी वाइफ के करीब गया और उसके पेट को सहलाया। एलेक्स और स्टीफन से निपटना रुद्र का आखिरी काम था। एलेक्स को कबीर को सौंपने के बाद रुद्र ने अपने ऑफिस से लीव लेने का फैसला किया था, क्योंकि आराध्या के डिलीवरी तक वह उसके साथ रहना चाहता था, और क्योंकि अभी आराध्या अपनी प्रेगनेंसी के 34 वीक में थी, इसलिए वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी और उसे किसी की मदद की जरूरत थी। तभी आराध्या ने रुद्र के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, मेरे पेट को इस तरह मत दबाओ और मेरी हेल्प करो। तो कहाँ जाना चाहती हो? रुद्र ने उसे बेड से उठने में हेल्प करते हुए कहा। मुझे बाथरूम जाना है, आराध्या ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। बी केयरफुल हनी, रुद्र ने कहा। कुछ देर बाद रुद्र के रूम पर समर्थ ने नॉक किया। पूछा, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसने देखा समर्थ उसके सामने 2 बैग लिए खड़ा था और उसने बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट थे। मैं यूएसए में एक बहुत अच्छे बेबी स्टोर से गुजरा, इसलिए मैंने अपनी भतीजी या भतीजे के लिए कुछ चीजें खरीदी। रुद्र को बैग देते हुए समर्थ ने कहा। ओके, रुद्र ने कहा। समर्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यू आर वेलकम। तुम यहाँ मेरे कमरे में सुबह सुबह क्या कर रहे हो? रुद्र ने पूछा। वेल, मैं समर के बारे में बात करना चाहता था, समर्थ ने कहा। फिर थोड़ी देर रुक कर समर्थ ने आगे कहा, मैं और अंशिका समर को अडॉप्ट करना चाहते हैं और बाकी फैमिली मेंबर भी इसमें एग्री है। मेरा मतलब है कि समर बहुत प्यारा लड़का है और हम नहीं चाहते कि वह अकेला महसूस करे। मैं नहीं चाहता कि वह एक अनाथ की जिंदगी जिए, और वैसे भी अक्षित उसके काफी करीब है और अंशिका और बाकी सब भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अंशिका नहीं चाहती कि वह एक अनाथालय में रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है तो हम उसकी बात बीच में काट कर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम चाहती थी कि हम दोनों में से कोई उसे अडॉप्ट कर ले। स्टार्टिंग में मैं आराध्या के साथ इस बारे में प्लानिंग करने की सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही अक्षित है और सैम एक ही उम्र के हैं, इसलिए अच्छा होगा अगर वह हर टाइम साथ रहें। उसके बाद उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी, और भाभी कुछ दिनों बाद ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं और उन्हें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। अंशिका को वैसे भी अक्षित का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके साथ उसका ध्यान रखना भी आसान होगा। तो यही अच्छा होगा कि अगर हम उसे अडॉप्ट कर लें, समर्थ ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे तुम अडॉप्ट करो या मैं, आखिरकार वह सिंघानिया फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा है। समर्थ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया।
बिग ब्रदर, मुझे इसे अडॉप्ट करने के लिए आपकी मदद चाहिए। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही प्रोसेस शुरू कर दी है या जल्द ही पूरी हो जाएगी। सैम जल्द ही अक्षित के किंडरगार्टन में शामिल होगा। मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है, समर्थ ने कहा। समर्थ के सीने को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो समर्थ। मैं तुमसे बस चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी से एक प्यारी सी भतीजी दे दो जिससे मैं प्यार कर सकूं। समर्थ हंसा और कहा, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं। समर्थ और अंशिका काफी टाइम से बेबी प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि समर्थ कहता था उसके लिए अक्षित और समर ही काफी हैं, लेकिन अंशिका एक बेटी चाहती थी। ग्लोरी रेजेंसी, कबीर की टाई ठीक करने में उसकी हेल्प करते हुए श्रेया ने पूछा, इतनी देर से क्यों? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ पता नहीं, बॉस ने मुझे बस रेडी होकर बेस पर आने के लिए कहा है। अगर भाई ने तुम्हें बुलाया है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट होगी, श्रेया ने कहा। अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कबीर ने पूछा, क्या तुम अकेले रह पाओगी? मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगा। हो सकता है मैं आज रात वापस ना आऊं। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के यहाँ छोड़कर आता हूँ। श्रेया ने कुछ देर सोचा और कहा, इतनी रात को उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को पूरी रात घर पर अकेला छोड़ने के बाद कैसे टेंशन नहीं कर सकता, कबीर ने कहा। श्रेया हंसने लगी और उसके हाथ पर मारते हुए बोली, हाउ टू ड्रामेटिक मिस्टर बॉयफ्रेंड। उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कबीर ने कहा, मैं अब जाता हूँ। अगर कुछ होता है तो तुम बाहर खड़े गार्ड को बुलाना और मुझे तुरंत कॉल करना। उसके लिप्स पर किस करते हुए श्रेया ने कहा, ओके बॉस। बेस रजत के कंधे को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, तुमने काम बहुत अच्छा किया रजत। रजत मुस्कुराया और कहा, थैंक यू बॉस। रॉकी कहाँ है? रुद्र ने पूछा। वह मिस लीला के पापा और भाई को हॉस्पिटल लेकर गया है, रजत ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो चलते हैं और अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। सेल के अंदर एक आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी और उसके दाहिने पैर में चाकू फंसा हुआ था। रुद्र ने उसे देखकर हंसकर पूछा, किसने किया यह? बॉस, उसने पहले मुझे लात मारने की कोशिश की, रजत ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, पहले उस चाकू को बाहर निकालो। तुम्हें पता है कि कबीर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई उसके सामने उसके खिलौने को छूता है। रजत ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से एलेक्स के पैरों से चाकू निकाल लिया, जिससे वह दर्द से चीखने और कराहने लगा। इससे पहले रजत और बाकी सब एलेक्स को सेल के अंदर ले जा रहे थे, तो उस टाइम एलेक्स खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसी बीच उसने रजत को जोर से लात मारी। उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी उसने एलेक्स के पैर पर वार किया। एक कुर्सी पकड़कर रुद्र एलेक्स के सामने बैठ गया और बोला, आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार हम मिस्टर एलेक्स से मिले। एलेक्स की वाह इतनी थी और वह अपने सामने बैठे हुए हैंडसम लड़के लेकिन खतरनाक आदमी को देख रहा था। हु आर यू? एलेक्स ने पूछा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, वेल, मैं कैसा इंसान हूँ जो तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा है। यह सुनते ही एलेक्स की भौहें और गहरी हो गई। ऐसे कई लोग थे जो उसकी तलाश कर रहे थे और अंडरवर्ल्ड में रहने के टाइम पर उसने बहुत सारे लोगों को अब्सेंट भी कर दिया था और वह लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन अपने सामने बैठे हुए हैंडसम आदमी को देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने कब अफेंड कर दिया था। आपको अफेंड करना याद नहीं, अफेंड करने के बारे में भूल जाइए। मुझे आपसे मिलना भी याद नहीं, एलेक्स ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मानना पड़ेगा मिस्टर गोबर की याददाश्त वाकई बहुत अच्छी है। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने कहा, हाँ, यह सच है कि हम पहले कभी नहीं मिले और आज पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन कोई जिससे आप पहले भी मिले हैं। आपका क्या मतलब है? एलेक्स ने पूछा। रजत, कबीर को अंदर भेजो, रुद्र ने कहा। कुछ देर बाद रजत के साथ कबीर वहां पर आ गया। अंदर आकर कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ दी जब उसने एक बहुत ही फैमिली पर्सन को अपने बिग बॉस के ठीक सामने फर्श पर बैठे देखा। कबीर मुस्कुराया और उसके हाथों में वह करने की खुजलाहट हो रही थी जिसमें वह सबसे अच्छा था। 12 साल से इस आदमी की तलाश कर रहा था। कबीर इस आदमी का साइड प्रोफाइल कभी नहीं भूल सकता था, जिसने उसके माँ पापा को मार डाला था। वह चेहरा जिसने उसकी आंखों के सामने उसकी छोटी बहन कनक को मार डाला। हालांकि कभी उस टाइम कबीर सिर्फ
7 साल का था, लेकिन उससे उन सब का चेहरा क्लियरली याद था। हालांकि उसके सामने बैठा आदमी बूढ़ा हो गया था और उसके कुछ सफेद बाल भी थे, लेकिन कबीर अच्छी तरह से जानता था कि वह उनमें से एक है। अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के बाद कबीर ने अपनी फैमिली के मर्डर के पीछे की असली वजह और माइंडेड को ढूंढने की पूरी कोशिश की, और उस टाइम किसी ने उसे एलेक्स की तस्वीर दिखाई थी और यह भी बताया था कि वह भी उनमें से एक है। कबीर ने एलेक्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिला। वह इस मैटर पर रुद्र को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि रुद्र ने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ किया था जिसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। और फिर श्रेया से मिलने के बाद फैसला किया कि वह अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर और प्रेजेंट पर फोकस करेगा। इसीलिए उसने इस बारे में भूलने का सोचा, लेकिन अब जब वह इंसान उसके सामने बैठा था तो वह कैसे उसे जाने दे सकता था? इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं था। कबीर की ओर इशारा करते हुए रुद्र ने पूछा, क्या तुम अपने सामने खड़े इस लड़के को देख रहे हो? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? कुछ देर कबीर को घूरते हुए एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। 12 साल पहले तुमने एक डिटेक्टिव की फैमिली को बेरहमी से मार दिया था, जिसको तुम्हारे कुछ डर्टी सीक्रेट पता चल गए थे। क्या मैं सही हूँ? रुद्र ने पूछा। एलेक्स ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुमने इतने सारे मासूम लोगों को मार डाला और तुमने क्या सोचा था कि तुम बच जाओगे? कितने बेवकूफ हो तुम। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए रुद्र ने आगे कहा, तुमने उस डिटेक्टिव की पूरी फैमिली को मार डाला और सिर्फ उस छोटे लड़के को छोड़ दिया था कि वह एक दर्द भरी जिंदगी जिए। जब रुद्र ने कहा तो एलेक्स को 12 साल पहले का वह इंसिडेंट याद आ गया। करण अरोड़ा एक अंडरकवर एजेंट था जिसने बेकार ग्लाइसेशन के ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्गन स्मगलिंग के बहुत सारे प्रूफ कलेक्ट कर लिए थे, और इसी वजह से उसे उन्हें मारना पड़ा, क्योंकि अगर वह नहीं मारता तो वह बाद में उसके लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। एलेक्स तो यह भी अच्छी तरह से याद था कि उस टाइम उसके एक पार्टनर ने उस छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए कहा था जो उसे फैमिली का हिस्सा था। यह देखते हुए कि लड़का बहुत छोटा था और मासूम लग रहा था, एलेक्स ने भी अपने पार्टनर की बात मान ली और उस लड़के को छोड़ दिया। लेकिन यह सब बेक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिस्टीरियस सीक्रेट था, और एलेक्स ने सोचा था कि यह सीक्रेट बेक फैमिली के अंडरवर्ल्ड छोड़ने के साथ ही उसे दफन कर दिया गया था। लेकिन यह सब उसके सामने बैठे आदमी को इस बारे में कैसे पता चला? तुम्हें यह सब कैसे पता? एलेक्स ने पूछा। कुर्सी से टिक कर रुद्र ने कहा, यह सब तुम्हारी गलती, और तुम्हारी पहली गलती यह है कि उस फैमिली के मासूम जिंदगियों को खत्म करना। तुमने उस पूरे फैमिली को मार दिया जो जानते भी नहीं थे कि उन्होंने असल में किया क्या है। अगर तुम चाहते तो तुम करण अरोड़ा को धमकी दे सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। तुम उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ना ही सिर्फ उन्हें मार दिया बल्कि उनकी पूरी फैमिली को, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। और यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए रुद्र ने आगे कहा, तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुमने चार्ल्स बेक को उसके इलीगल बिजनेस में हेल्प की, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगी चली गई और तुमने उन्हें मार डाला। फिर करीब झुककर रुद्र ने कहा, और क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? थोड़ी देर रुककर रुद्र मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अरोड़ा फैमिली के उस छोटे लड़के को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। रुद्र के चेहरे की वह शैतानी मुस्कुराहट देखकर एलेक्स की पूरी बॉडी कांपने लगी। वह समझ गया था कि रुद्र की बातों का मतलब क्या है। 12 साल पहले उसने जिस अरोड़ा फैमिली को बर्बाद कर दिया था और उस छोटे लड़के को छोड़ दिया था, क्या यह वही लड़का है? लेकिन तब से उस लड़के को देखा था तो वह करीब 6-7 साल का था, लेकिन आज 12 साल बाद वह लड़का जिंदा था और उसके सामने बैठा था। लेकिन अब उसकी उम्र 20 साल या 21 साल की होनी चाहिए, लेकिन उसके सामने बैठा आदमी बेशक इस साल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी वह छोटा लड़का कैसे हो सकता है। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर कबीर की तरफ देखते हुए एलेक्स ने पूछा, तुम वही लड़के हो? उसकी बात सुनकर कबीर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा, जिसे देखकर उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने बैठे आदमी से ज्यादा यह लड़का कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती उसे छोड़ना था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया और अब वह तुम्हारी मौत बन जाएगा, रुद्र ने कहा। कबीर की तरफ देखते हुए रुद्र ने कहा, यहाँ आओ। कबीर मुस्कुराया और रुद्र की ओर दौड़ा।
उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, तुम अब चाहे जो उसके साथ कर सकते हो, कोई री-इंस्ट्रक्शन नहीं है। कोई री-इंस्ट्रक्शन? बिल्कुल नहीं, कबीर ने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, कोई री-इंस्ट्रक्शन नहीं। तो कबीर जल्दी से वहां से उठ गया और बोला, मैं अपने टूल्स देकर आता हूँ। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। कबीर के बाहर जाने के बाद रुद्र अपनी सीट से उठा और बोला, मिस्टर एलेक्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे छोटे भाई के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो, एलेक्स चिल्लाया। यह सुनकर रुद्र रुका और उसकी तरफ देखकर पूछा, ओके, मैं तुम्हें जाने देने के बारे में सोचूंगा, अगर तुम मुझे यह बताओ कि वह दूसरा आदमी कौन था। वह साइरस था, लेकिन बहुत पहले ही मर चुका है, एलेक्स ने कहा। ओ, बहुत बुरा है कि आपका दोस्त मर गया। अब आपको अकेले ही भुगतना होगा, रुद्र ने बाहर जाने से पहले कहा। इतना सुनते ही वह चिल्लाने लगा। रजत ने भौहें चढ़ाकर कहा, शोर मचाना बंद करो और पेशेंसली कबीर का वेट करो। इतना कहकर वह रुद्र के पीछे वहां से चला गया। बेक इंटरप्राइज। एक ग्रे पेंसिल स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहने हुए टीना ने अपने बालों को एक साथ जोड़े में बांधकर टीना बेक इंटरप्राइज के अंदर एंटर हुई। उसने सिंपल कपड़े पहने हुए थे और एक सिंपल इयररिंग्स पहने हुए थी, जिसमें वह काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, और अपने रिंग फिंगर में एक डायमंड की एंगेजमेंट रिंग, जिसको सभी शेयर होल्डर ने भी नोटिस किया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह लड़की कौन है। उन्होंने उसे किसी भी बैंक्वेट या फिर पार्टी के दौरान कभी नहीं देखा था, जो बेक इंटरप्राइज की तरफ से और ऑर्गेनाइज किया जाता था। और अब जब उन्हें उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में उसे देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वह कौन है, और वह सब आपस में उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करने लगे। जब चार्ल्स बेक ने अपनी बेटी को देखा तो उसने अपनी भौहें उठाई। तभी उनकी नज़र उसके एंगेजमेंट रिंग पर चली गई, और यह देखकर उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्हें पता था कि अंगद के साथ टीना का रिलेशनशिप है, लेकिन क्या वे सिर्फ डेटिंग नहीं कर रहे थे, या एंगेजमेंट रिंग कहां से आई? दूसरी ओर टीना ने जब अपने फादर को देखा तो उसने उन्हें इग्नोर करने का डिसीजन लिया और अपनी मां के पास चली गई और उन्हें जाकर गले लगा लिया। अपनी बेटी को देखते ही उसकी मां की आंखों में पानी आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए टीना ने कहा, मीटिंग के बाद एक साथ होते हैं, ठीक है? उसकी मां मुस्कुराई और सिर हिलाया। जब टीना लियो को एक मुस्कान दी तो लियो अपनी सीट से उठा और कहा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी छोटी बहन टीना बेक से मिलवाना चाहता हूं, जो बोर्ड मेंबर भी है और शेयर होल्डर भी है, और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल हुए। थोड़ी देर रुकते हुए लियो ने कहा, मैं जानता हूं कि अभी आप सभी बहुत ज्यादा सैड हैं, क्योंकि इस कंपनी का सीईओ स्टीफन बेक अचानक सुसाइड कर लिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पापा जैसे बड़े भाई को जेल के अंदर ही सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। लियो ने अपनी नकली आंसुओं को साफ करते हुए कहा। टीना ने जब अपने भाई की एक्टिंग को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। हमें इतनी बड़ी कंपनी चलाना है और हम ऐसे दुखी होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉय इस कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो मेरे भाई की पोजीशन देखकर इस कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सके। लियो ने कहा, आप सभी के सामने एक टेप है और स्क्रीन पर उन कैंडिडेट के नाम और पिक्चर दिखाया गया है जिन्हें हम इस पोजीशन के लिए सुटेबल मानते हैं। प्लीज कॉर्पोरेट। लियो ने अपने नाम पर क्लिक करते हुए कहा। चार्ल्स बेक ने भौं चढ़ाई और जानबूझकर एक रैंडम पर्सन के नाम पर क्लिक किया। वह कभी नहीं चाहते थे कि लियो यह पोजीशन संभाले, और वह अभी भी वह उसे इस पोजीशन को ना देने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लियो के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, हम स्क्रीन पर 1 मिनट में रिजल्ट तो करेंगे। कुछ देर बाद ही रिजल्ट जो स्क्रीन पर दिखने लगा। बोर्ड के 40 मेंबर में से 39 ने लियोनार्डो बेक को वोट दिया था, सिर्फ एक को छोड़कर। टीना, उसकी मां और लियो ने एक साथ चार्ल्स को देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने ही ऐसा किया था। मॉम, क्या वह सच में हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं? टीना पूछे बिना नहीं रह सकी। मां ने कहा, मुझे भी कभी कभी हैरानी होती है, लेकिन हाँ, वह हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद चार्ल्स बेक भी मीटिंग रूम से बाहर चला गया। टीना ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और बोली, मॉम चलिए, अंगद पार्किंग में हमारा इंतजार कर रहा है। हन्ना मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस बीच लियो ने एक नंबर डायल किया और कहा, वह मीटिंग रूम में अभी भी निकला है। नीचे जैसे ही चार्ल्स बेक अपनी कार पर सवार होने लगा, 2
बड़े भारी आदमी उसे ले गए और उसे एक ब्लैक कलर की कार में धकेल दिया जो उससे बहुत दूर नहीं खड़ी थी। उसे बेस पर ले जाओ, आदमी ने कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और चला गया। अंगद ने अपनी पीठ सीधी कर ली जब उसने टीना और उसकी होने वाली सास को अपनी ओर आते देखा। अंगद की बाह पकड़ते हुए टीना ने कहा, मॉम, यह अंगद मेरा मंगेतर और अंगद यह मेरी माँ हन्ना बैक है। मिसेज बैग से मिलकर अच्छा लगा, अंगद ने कहा। अरे, मेरी बेटी ने सच में एक हैंडसम लड़के को ही सिलेक्ट किया है और मुझे मॉम कहना चाहिए, हन्ना ने कहा। दूसरी ओर बेस सेल के अंदर बैठा एलेक्स बहुत देर से चिल्लाकर और स्ट्रगल करके थक गया था, इसलिए वह फर्श पर चुपचाप बैठा था कि तभी किसी ने दरवाजा खोला। अपने टूल बॉक्स को अपने हाथ में पकड़े हुए कबीर ने अपनी टाई को ठीक किया और अपने सामने अपने शिकार की तरफ जाने लगा। बॉक्स को टेबल पर रखते हुए कबीर ने अपने ग्लव्स पहने और कहा, मैं आमतौर पर ग्लव्स नहीं पहनता, लेकिन मैंने इसे पहनना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का भी हाथ पकड़ना है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके हाथ में जंग लग जाए। थोड़ी देर रुक कर कबीर कहा, और जब मैं अपने ग्लव्स पहनकर तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि यह एक बार में पॉसिबल होगा, तो मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा और मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बाद में कंप्लेन करोगे कि यह एक बार में क्यों नहीं हुआ। कबीर की बात सुनकर एलेक्स ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। और क्यों वह कंप्लेन करेगा कि तुम उसकी आंखों को निकाल नहीं पाए? कबीर जो कुछ भी कह रहा था और कर रहा था उसे देखकर एलेक्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे पता था कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अपने टूल बॉक्स को खोलते हुए कबीर ने एक नुकीली पेंसिल जैसी चीज निकाली जो लोहे से बनी थी और कहा, क्या तुम यह चीज देख रहे हो? यह मेरी फेवरेट टूल्स में से एक है जिसको मैं तुम्हारे आंखों में चुभाने वाला हूँ। और बाद में एक और चीज निकालते हुए उसने आगे कहा, और इसकी मदद से उन्हें निकालने वाला हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तुम जो चाहो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, एलेक्स ने कहा। यह सुनकर कबीर हंसने लगा और फिर पूछा, कंपनसेट कैसे? क्या तुम उन्हें वापस जिंदा करके ला सकते हो? क्या मेरे पापा, मेरी बहन ने मेरी माँ को वापस दे सकते हो? नहीं ना? उसके करीब आकर कबीर ने एक ब्लेड उठाया और उससे एलेक्स की गर्दन पर रख दिया और कहा, तुमने उनका गला काट दिया था ना? और ब्लेड को उसके गले से होकर उसके सर तक ले जाते हुए कबीर ने आगे कहा, तुमने उन्हें यही गोली मारी है ना? जब तेज ब्लेड एलेक्स के स्किन से टच हुआ तो वह दर्द से कराह उठा। कबीर ने अपना सिर झुका लिया और कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कबीर ने अपना फेवरेट चीज उठाया और कहा, चलो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फिर अपने आदमियों को एलेक्स को पकड़ने का इशारा करते हुए कबीर ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और कहा, अरे तुम्हारे नाखून बहुत खूबसूरत है। इतना कहकर उसने उसका नाखून निकाल दिया। एलेक्स चीख उठा। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना दर्द कभी नहीं फील किया था। काश तुम्हारे पास नाखून लंबे होते। अब मुझे पहले तुम्हारे मांस को ब्लेड से काटना होगा और फिर उन्हें बाहर निकालना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता है कि यह क्या करना है। कबीर ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा। एलेक्स चीखने लगा, चिल्लाने लगा और खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन कबीर नहीं रुका। और वह क्यों रुकेगा? जब 7 साल पहले उसने उसकी फैमिली को बेरहमी से मार दिया था, तब क्या वह रुका था? जो अब वह क्यों रुकेगा? कबीर खुशकिस्मत था कि वह रुद्र से मिला, लेकिन अगर रुद्र से नहीं मिलता तो क्या होता? अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो क्या वह आज जिंदा होता? रुद्र के साथ अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बाद कबीर की पूरी लाइफ बदल गई। रुद्र ने उसकी दर्दनाक चीखों को भुलाने में उसकी हेल्प की। हालांकि कबीर अभी साइकोलॉजिकल स्टेबल था, लेकिन वह उस इंसान को कैसे छोड़ सकता था जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया था। कबीर कभी भी नहीं भूल सकता था कि इस आदमी ने कितनी बेरहमी से उसकी फैमिली को मार दिया था, और जब उसके बड़े भाई ने उसका रिवेंज लेने के लिए इस आदमी को यहाँ पर पकड़ कर लाया था तो वह उसे कैसे अपसेट कर सकता था। कबीर ने उसके सारे नाखून निकाल लिए और उसका हाथ टेबल पर रखकर उसकी 10 उंगलियां भी काट दी। एलेक्स दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि उसे जिस आदमियों ने पकड़ रखा था वह भी इस सीन को देखकर डर के मारे खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही उसका खून कबीर के चेहरे पर पड़ा उसे एक सुकून मिला और एक हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और आंसू गालों पर लुढ़कने लगे।
फिर कबीर ने उन गार्ड की तरफ देखा। तुम सब अभी जा सकते हो। कबीर की बात मानकर सभी वहां से बाहर निकल गए। फिर कुछ हुआ भी बाहर निकल गया। काफी टाइम बाद रजत रूम के अंदर आया, क्योंकि रुद्र ने उसे कबीर के वहां से जाने के बाद उस रूम को क्लीन करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर आया, उसने वहां का सीन देखकर अपने आंखें चौड़ी कर ली। शरीर में हाथ पैर नहीं थे। एलेक्स की जीभ, कान, नाक खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और उसकी आंखें पिंक फूल बाल की तरह जमीन पर लुढ़क रही थी। रजत का अपने से खुद को रोक नहीं सका। कबीर पहले की तरह ही साइकोपैथ था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी कबीर से पंगा नहीं लेगा। नहाने के बाद कबीर रुद्र के ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। कबीर को देखकर रुद्र मुस्कुराया और पूछा, हैप्पी, सेटिस्फाइड? अगर तुम फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो तो अंदर कुछ लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। आंखों में आंसू के साथ कबीर ने रुद्र को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच बिग ब्रदर। कबीर के सिर को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, बेवकूफ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने आगे कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। क्या काम बिग ब्रदर? कबीर ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को भूलकर श्रेया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे पता है कि तुम बहुत लंबे टाइम से एलेक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और जब तुमने अपना रिवेंज ले ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करो। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके ब्रदर, बिग ब्रदर। एक लड़की ने सब कुछ छोड़ दिया और वह तुम्हारे साथ रह रही है। जो लड़की अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे भरोसे तुम्हारे साथ है, तुम्हारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी टेक केयर करो, उसे खुश रखो। एक बात याद रखना, कभी एक औरत ही एक आदमी को पूरा करती है। एक आदमी की जिंदगी में अगर कोई ऐसी लड़की ना होगी जो उसे प्यार करती तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता। तुम लकी हो, श्रेया तुम्हारे साथ है और तुमसे इतना प्यार करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं और आराध्या का ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है, रुद्र ने कहा। कबीर मुस्कुराया और सिर हिलाया और रुद्र को एक बार फिर कसकर गले लगा लिया। अरे देखो, तुम दोनों हमारे बिना एक दूसरे को गले लगा रहे हो और किस कर रहे हो, सार्थक ने कहा। तुम दोनों बहुत क्रूर हो, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बस मैं भी यही सोच रहा था कि मेरे दोनों ब्रदर कहाँ हैं। जाओ कबीर, अपने दूसरे बड़े भाइयों को भी गले लगाओ, और रुद्र ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और सिद्धार्थ और सार्थक एक साथ कसकर गले लगाया। मैं अब चलता हूँ, श्रेया घर पर अकेली है, कबीर ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी जो भी बातें कही उन सारी बातों को याद रखना। कबीर ने सिर हिलाया और चला गया। कबीर के चले जाने के बाद सार्थक मुस्कुराया और बोला, तो आखिरकार तुमने कबीर को अपना रिवेंज लेने में उसकी हेल्प की। मेरा छोटा भाई दुनिया की सारी खुशियों का हकदार है, रुद्र ने कहा। रुद्र के कंधे पर थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे बारे में यही बात सबसे अच्छी है। तुम उन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ते जो तुम्हारे करीब हैं और तुम हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हो। रुद्र को गले लगाते हुए सार्थक ने कहा, किसने सोचा होगा कि इसी वजह से तुम स्टीफन बेग को चाहते थे। सीरियसली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने कबीर के लिए स्टीफन को अपने जाल में फंसाया था, सिद्धार्थ ने कहा। कुणाल और अंगद के साथ उस रूम के अंदर आते हुए लियो ने कहा, अरे देखो, एक और बेग अपने स्टेप ब्रदर को मारने के लिए यहाँ है। सिद्धार्थ ने कहा, स्टेप ब्रदर हो क्या? मैंने तुम सभी को नहीं बताया कि स्टीफन बेग असल में बिग नहीं है, रुद्र ने पूछा। लियो ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टीफन तुम्हारे पापा का बेटा नहीं है, वह तुम्हारे पापा के एक आदमी का बेटा है जिसे उसने अपनी मिस्ट्रेस की देखभाल करने के लिए रखा था। क्या वह इस बारे में जानता है? लियो ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे जाने दो और फिर मैं यहाँ से जाकर उन्हें यह गुड न्यूज सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, हम उन्हें कैसे मार रहे हैं? अंगद ने पूछा। तो हम चार्ल्स बेग को भी मार रहे हैं। वेट, चार्ल्स बेग यहाँ फर्स्ट प्लेस पर क्यों है? क्या यह हमारी प्लानिंग का हिस्सा था? सिद्धार्थ ने पूछा। जब तक चार्ल्स बेग ने मुझे मारने के लिए आदमियों को नहीं भेजा था तब तक यह हमारे प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लियो ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। कौन सा पिता अपने ही बेटे को मारने के लिए गुंडों को भेजता है? क्या लियो उनका जायज बेटा नहीं था? और टीना भी तो उसकी जायज बेटी थी। लियो समझ गया कि हो सकता है कि बूढ़ा अपने नाजायज बेटे से बहुत प्यार करता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने दूसरे बेटे को मारने से नहीं हिचकेगा।
चार्ल्स बेक एक जैसे एक इंसान पापा कहलाने के हकदार नहीं थे। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे स्टीफन बेक चाहिए, अंगद ने कहा। सिर्फ वह जानता था कि वह उस आदमी को कितनी बुरी तरह से पीटना चाहता था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें बस उस बूढ़े आदमी को बताना होगा कि उसका प्यारा बेटा उसका असली बेटा नहीं है और इस हार्ट ब्रेक और हार्ट अटैक की वजह से ही वह मर जाएगा। तुम्हारी जो मर्जी, तुम सब कर सकते हो। सेल खुला हुआ है और तुम सब कुछ भी करने के लिए फ्री हो, लेकिन अब मुझे जाना है। मेरी वाइफ कुछ तीखा खाना चाहती है, इससे पहले कि वह हाइपर हो जाए और मुझे घर से बाहर निकाल दे, इससे पहले मुझे जाना होगा। उस रूम से बाहर निकलते हुए रुद्र ने कहा, मैं भी चलता हूँ। सार्थक ने कहा, मैं भी। सिद्धार्थ ने भी अपने फ्रेंड को फॉलो करते हुए कहा। उनके जाने के बाद रजत भी उसी रूम के अंदर आया और कहा, क्या तुम सब जो करना चाहते हो वह जल्दी करो, ताकि मैं सब कुछ क्लीन करके जल्दी घर जा सकूं। सिंघानिया पैलेस। जब रुद्र अपने रूम के अंदर आया तो उसने देखा दादी जमीन पर बैठकर आराध्या के पैरों की मसाज कर रही थी। यह देखकर रुद्र तेजी से उनकी ओर दौड़ा और पूछा, आराध्या क्या हुआ? क्या हुआ? गिर गई क्या? क्या तुम्हें चोट लग गई? दादी ने अपना सिर हिलाकर कहा, सोते टाइम पर उसके पैर सूज गए हैं, लेकिन वह नॉर्मल है। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पैर सूज गए, मैं थोड़ा पैरों की मालिश कर देती हूँ। वहां से उठते हुए दादी ने कहा, दादी तेल ऊपर भेज दो, मैं कर दूंगा। रुद्र ने अपना कोट उतारते हुए कहा। दादी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। दादी के जाने के बाद रुद्र ने आराध्या को वापस लौटने में हेल्प की और कहा, अगर तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा महसूस कर रही हूँ। और रुद्र ने उसके हाथों को सहलाया और कहा, थोड़ा आराम कर लो। अपने पोजीशन को एडजस्ट करते हुए आराध्या ने आह भरते हुए कहा, सोना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है कि मैं हर पोजीशन में अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। यह लिटिल बेबी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह सुनकर रुद्र ने भौहें चढ़ाई। अरे लिटिल सिंघानिया, तुम मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो। उसके बेबी बम पर हाथ से सहलाते हुए रुद्र ने डांटने के अंदाज में कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिटिल सिंघानिया अपने पापा के लहजे को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं। इसलिए अपने नाराजगी को जताने के लिए उसने आराध्या के पेट पर एक जोर से लात मारी। जब आराध्या को जोरदार किक महसूस हुई तो वह मुस्कुराई और बोली, बेबी को आपके बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। उसके बेबी बम को किस करते हुए रुद्र ने कहा, अपने मम्मी को किक करना बंद करो। जल्द ही बेबी ने एक और किक की, जिससे रुद्र एक्साइटमेंट में खिलखिला उठा। उसने अपने बेबी को देखने के लिए वेट नहीं हो रहा था। उसे जल्दी से जल्दी उन दोनों के प्यार की निशानी को देखना था। तभी एक मेड तेल लेकर अंदर आई। उसके हाथ से तेल लेकर रुद्र ने कहा, थोड़ा सोने की कोशिश करो। फिर उसने अपनी हथेली पर थोड़ा तेल डाला और धीरे धीरे उसके सूजे हुए पैरों की मालिश करने लगा। उसे इस तरह देखकर आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके पैरों को हल्के से छूते हुए रुद्र ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या मुस्कुराई और बोली, हमारे बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं कल से 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। और रुद्र ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या मिस्टर बिग बॉस मैटरनिटी लीव ले रहे हैं? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने रजत से कहा कि वह सब चीजों पर ध्यान रखे और अगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।